ये परिवारवाद की बात वो लोग करते हैं जिनके खुद के परिवार के लोग इस समय मनोनीत होकर बैठे हैं बीजेपी के परिवारवाद के, जिनके खुद के परिवार के लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। मैं क्रिकेट बैट पकड़ना ना जानूं और मैं बन जाऊं बीसीसीआई का अध्यक्ष, वो परिवारवाद नहीं है साहब। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं बदायूं, जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं आदित्य यादव। ये उनका पहला चुनाव है। युवा चेहरा, स्वभाव से विनम्र, स्वभाव से जो विनम्र है उसका नाम आदित्य यादव है। आपका वो मैं होर्डिंग्स देख रहा था। बदायूं का दिल जीतने आए हैं। जी 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। बदायूं का दिल वैसे भी समाजवादियों के पास ही रहा है। नेताजी हों, चाहे भाई धर्मेंद्र यादव जी हों, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हों, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा और जनता ने चुनाव जिताया, और जनता का जिताने के बाद से उन्होंने काम भी यहाँ पे किया। तो बदायूं के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता समाजवादियों का रहा है, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी सीट जहाँ से कभी नेताजी ने सेवा की हो, धर्मेंद्र यादव जी ने सेवा की हो, उस सीट से अगर चुनाव लड़ने का मिलता है तो ये तो सौभाग्य की बात है। पिछली बार आपके हाथ से या आपकी पार्टी के हाथ से ये सीट फिसल गई थी, कहाँ कमी रह गई थी? 2019 में गठबंधन था बसपा के साथ। कई वजहें थी, उनमें से एक वजह थी कि पार्टी के संगठन में और पार्टी में जो कई हमारे नेता थे लोकल लेवल के, उनमें सामंजस्य नहीं रहा। कुछ के साथ मतभेद हो गया था, अलग हो गए थे, और इस वजह से उसका खामियाजा हम लोगों को पड़ा। दूसरी बात, साथ ही धर्मेंद्र यादव जी ने इस पे प्रयास करके केस भी किया और सारी चीज़ें की, न्यायालय तक गए थे। इसमें कहीं ना कहीं जो वोटिंग नंबर था उसका भी डिफरेंस आया था, जिसके बारे में उन्होंने पूर्व में भी इसको उठाया है, इस मुद्दे को। और साथ में एक, जैसा मैंने कहा, बसपा और सपा का गठबंधन था, तो उस समय एक सबको ये लग रहा था कि सीट तो निकल गई, तो उस वजह से एक परसेंटेज हम लोग का थोड़ा सा डाउन हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया, ऐसा कहें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, अपनी गलती या अपनी चूक मानने में गलती कोई गलत चीज़ नहीं होती है। सबको ये लगा था कि बसपा और सपा का जब गठबंधन है तो अब कौन हरा लेगा, क्योंकि वो जो नंबर गेम है उसमें आप बहुत आगे जा रहे थे। लेकिन उसकी वजह से हमारा जो वोटर था वो आलस में आ गया, और इसकी वजह से खामियाजा। आदित्य जी, एक ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा कि जैसे ही समाजवादी पार्टी का नाम आता है ना कहीं दबंगई आ जाती है, और आदित्य यादव स्वभाव से विनम्र है, तो क्या उस इमेज को भी आपको धोना है यहाँ पे, ताकि सबको मिला करके ले करके चल सके? नहीं नहीं, क्यों नहीं। देखिए, दबंग होना कोई गलत चीज़ तो है नहीं। दबंग इंसान मजबूती से बात भी रख सकता है। दबंग इंसान गरीबों को बीच में टोकूंगा, उसमें गुंडागर्दी भी शामिल हो जाती है। गुंडागर्दी अलग है, दबंग होना, आपने दबंग वर्ड का इस्तेमाल किया, दबंग होना गलत नहीं है। दबंग व्यक्ति समाज के अंदर हमेशा क्रांति ही लाता है, इसीलिए दबंग होना कभी गलत नहीं हुआ। नेताजी क्या दबंग छवि के नहीं थे? निगेटिव वर्ड हो गया है ना समाज में धीरे धीरे इसका। ये तो सोच है, ये परसेप्शन है साहब। दबंग वर्ड किसी भी हिसाब से आप ले सकते हैं। दबंगई इसकी भी हो सकती है कि आप मुझ पर दबाव बना रहे हैं, दबंग इस मामले में भी हो सकता है कि गरीबों की आवाज़ उठा रहा है। तो दबंग तो उस हिसाब से हम मानते हैं कि नेताजी ने गरीबों की, किसानों की आवाज़ उठाई, वो दबंग नेता थे। उन्होंने अपने समाज को, अपने लोगों को लेके गए। तो जो परसेप्शन है वो परसेप्शन के ऊपर है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ग्लास आधा खाली है तो आप उस नज़रिए से देखेंगे, मैं कहूँगा आधा भरा है तो उस नज़रिए से, वो नज़रिए की बात है। अच्छा, यहाँ पे आपकी लड़ाई किससे है? हम लोग की लड़ाई सीधी सीधी आज के समय पे भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि उनका क्या कहते हैं 5 साल तक सांसद उन्हीं का था यहाँ पे। संघमित्रा मौर्य जी थी, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन कहीं भी विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनता के अंदर एक रोष है, और उसी रोष को देखते हुए, विकास ना होने की वजह से आज जनता समाज को इतर करते हुए सभी समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को और हमें वोट देने का काम कर रहे हैं। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे देखिए, 2014 और 2019 में चुनाव के मुद्दे जो होने चाहिए उससे इतर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को धार्मिक किया। लेकिन इस 2024 के मुद्दे, जनता एक बार फिर से बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और आपका बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, और जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और लोकतंत्र को बचाना, ये मुद्दे सीधे तौर पे आज जनता के बीच में। आप इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से रोजगार, महंगाई, किसानों का मुद्दा ये बनना चाहिए था, किसी भी चुनाव में वो बन नहीं पाता है, उठाने की कोशिश होती है, अंत में चुनाव धर्म और जाति पर ही आ जाता है? नहीं, धर्म और जाति पे लाया जाता है, कभी चुनाव धर्म जाति पे आया नहीं। उसको मोल्ड करके हमेशा चुनाव को धर्म जाति पे लेके आया। चुनाव हमेशा से मुद्दों के ऊपर होते थे और मुद्दे होते थे जनता के बीच के मुद्दे। लेकिन इस बार मैं चेंज खुद देख रहा हूँ कि लोगों के बीच हम जब जा रहे हैं, जब हम आवारा पशु की बात करते तो सामने बैठा हुआ किसान अपना सर हिला के कहता है कि हाँ ये समस्या है हमारी। जब हम नौजवान से कहते हैं पेपर लीक हो रहा है तो वो कहता है कि हाँ साहब पेपर लीक हो रहा है, हम लोग तो बर्बाद हो गए, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। जब हम महिलाओं से कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बता दो आज सामान तेल साबुन का और मंजन का कितना दाम हो गया है, कितना जीएसटी दे रहे हो उस पर, तुम कितना टैक्स 20-20, 25-25% टैक्स दे रहे हो, अपने बच्चे की रबड़ पेंसिल किताब खरीदने पे आपको 20-25% टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति जुड़ता है, उस बात को समझता है कि हाँ आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से जनता को लूटने का काम किया है। इसीलिए जनता जागरूक हुई है और जनता ने बदायूं के अंदर खास करके जहां हम आप बैठे हुए हैं मन बनाया हुआ है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जीत मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का बदायूं से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बदायूं शहर हम लोग घूम रहे थे, पहले भी आए हैं, बहुत ज़्यादा विकास तो हमें नहीं दिखा। नहीं, अगर आप जाके देखिए जो फ्लाईओवर है उन समाजवादी पार्टी की देन है। उसके बाद आप चले जाइए जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये क्या सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ का होगा, समाजवादी पार्टी की देन है। जो हाईवेज़ हैं जिनको 4 लेन किया गया 2 लेन से, समाजवादी पार्टी की देन है। साथ साथ बिजली घर यहाँ बनाए गए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। नगर विकास मंत्रालय द्वारा जितनी भी सड़कें आप आज देख रहे हो बनी हुई या मरम्मत की हुई, वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। तो विकास हुआ है और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आप जितने शिलान्यास के पत्थर होंगे उनको जाके देख लीजिएगा, उस पर नाम आपको सिर्फ अखिलेश यादव और आदरणीय धर्मेंद्र यादव, यही 2 नाम दिखाई देंगे, उसके अलावा नहीं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम बदायूं को बर्मिंघम बना देंगे। जो चीज़ हो सकती है ना, काशी को क्यूट बनाने वालों की काशी क्या है देख लीजिए एक बार जाके। अच्छा, आपने सोच रखा होगा कि यदि मैं यहाँ से सांसद बना तो ऐसे बदायूं को चमकाऊंगा, ये काम करूंगा? बिल्कुल सोचा है। क्या सोचा है? देखिए, अच्छी चीज़ हम लोग की समाजवादी पार्टी में यही है कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, धर्म जाति आधार पे हम लोग नहीं जाते। तो बदायूं के अंदर आपने जैसे पूछा, सबसे पहला काम जो आज हम लोगों ने मंच से भी इस बात को कही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग थी कि बदायूं के कई सारे साथी हमारे दिल्ली के अंदर काम करते हैं, उनका दिल्ली आना जाना रहता है। आज बदायूं रेलवे स्टेशन से एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए डायरेक्ट नहीं चलती, या तो बरेली जाइए, नहीं तो आप बस लीजिए और बस से, प्राइवेट बस से 500, 600, 400 रुपया दे के आप दिल्ली जाइए। वो भी 150 बसेस, 200 बसेस चल रही हैं पर डे। तो एक ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट होगी तो मैं समझता हूँ वो सहूलियत होगी। दूसरा, यहाँ गन्ना किसान और मेंथा की खेती का मूलतः किसान है। गन्ना किसान को 8 से 11 महीने हो जाता है पेमेंट का, जिनको इन मंचों से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि तुरंत पेमेंट होगा, आज उनको 11 महीने लग जाते हैं पेमेंट होने में। तो मेरा प्रयास होगा कि उनका पेमेंट हो। और जैसा मैंने आपको बताया अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में, आज उस मेडिकल कॉलेज में ना ही स्टाफ है, मशीन सारी हैं लेकिन ख़राब कर दी गई हैं, स्टाफ की कमी के कारण उपचारण इलाज नहीं हो पा रहा है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो धूल खा रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि वो जो सौगात एक समय पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बदायूं की दी थी, उसका सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सके, बदायूं की जनता के लिए, उपचारण के लिए उस जगह को इस्तेमाल किया जा सके। विरोधियों को जब भी वार करना होता है, खासतौर से समाजवादी पार्टी और यादव कुन पे, तो वो परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं। एक परिवार से 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोहिया जी परिवारवाद के खिलाफ पूरा जीवन संघर्ष करते रह गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर साफ तौर पे ये कहूँगा कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, मैं तो आपसे सीधे कहता हूँ, ये परिवारवाद की बात वो लोग करते हैं जिनके खुद के परिवार के लोग इस समय मनोनीत होकर बैठे हैं। क्या आदित्य यादव मनोनीत होकर जा रहे हैं? क्या एमएलसी बनने जा रहे हैं आदित्य यादव? क्या राज्यसभा जा रहे हैं आदित्य यादव? जनता के बीच में आज चुनाव लड़ रहे हैं। जनता पसंद करेगी, वोट देगी, नहीं पसंद करेगी, हरा देगी। लेकिन जनता के बीच में, जनता के फैसले से
आदित्य यादव राजनीति में आगे बढ़ेंगे। कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी पेशा होता है, डॉक्टर चाहेगा अपने बेटे को अपनी कुर्सी पर बैठा देगा, वो डॉक्टर हो गया उस दिन से। लैंड डेवलपर अपने बेटे को जिस दिन से कुर्सी पर बैठा देगा उस दिन बॉस हो जाएगा। नेता जब तक जनता से वोट नहीं ले लेता, जनता की स्वीकृति नहीं हो जाती, वो कितनी भी कुर्सियों पर बैठ ले, वो कभी नेता नहीं बनता। साथ ही आपको मैं कहूँगा, आप अपनी आंखें बंद करिएगा, मैं आपके सामने देश का नक्शा रखूँगा। किसी भी प्रदेश में भाई साहब उंगली रख दीजिएगा, वहाँ पे 4 उदाहरण दे दूँगा बीजेपी के परिवारवाद के, जिनके खुद के परिवार के लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं मनोनीत होके, और जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। उनसे कभी परिवारवाद पे पूछा नहीं जाता, उनसे कभी कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता परिवार के। आप बताइए, मैं क्रिकेट बैट पकड़ना ना जानूं और मैं बन जाऊं बीसीसीआई का अध्यक्ष, वो परिवारवाद नहीं है साहब? तो उनसे कब सवाल किया जाएगा इसका? चलिए, ये थे आदित्य यादव। बहुत शालीनता से सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। बदायूं के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव होता है तो फिर क्या नतीजे आते हैं और उसके बाद बदायूं कैसे बदलता है। शुक्रिया।